हेलो एवरीवन, नया लेक्चर है ये एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन से रिलेटेड है एंड वी आर डूइंग विद द विज़न 365। विज़न आईएएस कर रहे हैं हम और इट्स मेंस 365। तो मेंस 365 से डील किया जा रहा है। तो लेट्स सी अबाउट एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एट अ ग्लांस। तो स्टेटस क्या है फार्म मैकेनाइजेशन का इंडिया में, तो हमारे कंट्री में क्या फार्म मैकेनाइजेशन का प्रोसेस है एंड ऑल दैट देखा जाए। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ और इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर दिया जाए थोड़ी सी। ये लेट्स स्टार्ट। तो जो फार्म मैकेनाइजेशन है, तो इंडियन फार्म मैकेनाइजेशन जो है लेवल देखिए आप क्या 40 to 45%। तो अभी फार्म मैकेनाइजेशन लेवल 40 to 45। मैकेनाइजेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स जो होते हैं फार्म में यूज़ हो रहे हैं, तो इक्विपमेंट्स की बात की गई है, ठीक है। तो जो मैकेनाइजेशन लेवल है, द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, द टेक्नोलॉजी, या अगर आप कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो फार्म में, इक्विपमेंट, तो एनी इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्निक्स विच आर यू आर यूजिंग, मॉडर्न टेक्निक्स एंड ऑल दैट। तो द मैकेनाइजेशन लेवल इज़ 40 to 45%। कंपेयर टू यूएस में कितना है, 95 है, ब्राज़ील में 75 है, ठीक है। देखिए यूनाइटेड स्टेट में कितना ज़्यादा फार्म मैकेनाइजेशन है, इससे आउटपुट भी इनकी इंक्रीज़ होती है। ब्राज़ील में 75% है, चाइना में 60 है, ठीक है। नाबार्ड 2018 की रिपोर्ट थी। फिर आगे देखा जाए, अब यहाँ पे देखिए हमारा आया है कि इंडियाज़ फार्म इक्विपमेंट मार्केट 7%। हमारी जो फार्म इक्विपमेंट की मार्केट है 7% ऑफ द ग्लोबल मार्केट, बहुत कम। विथ मोर देन 80% ऑफ द वैल्यू कंट्रीब्यूशन। सारा वैल्यू तो ट्रैक्टर, हर एक काम तो ट्रैक्टर कर देता है। तो जितनी भी मशीनरीज लगी उसमें 80% तो ट्रैक्टर है। तो आधे से ज़्यादा ट्रैक्टर बहुत गाँव वाले किसान उसान खरीदते हैं, सारा काम ट्रैक्टर से ही करते हैं। फिर ट्रेड सरप्लस इन द नॉन, जो ट्रेड सरप्लस प्लस जो हमारा मुनाफा है नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी में बहुत स्मॉल है। तो ट्रेड सरप्लस इज़ वेरी वीक। तो नॉन ट्रैक्टर जो भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस हमें नुकसान हो जाता है, निगेटिव में चला गया, घाटा हो गया। ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब सही रहता है। इंडिया इज़ नॉन, क्योंकि देखिए नॉन ट्रैक्टर कई बार जो मशीनरीज होती हैं वो कॉस्टली हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। नॉन ट्रैक्टर मशीनरीज कॉस्टली, ठीक है। तो एक अफोर्डेबिलिटी भी कम होती है, लेसर अफोर्डेबिलिटी फार्मर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी भी इसकी कम होती है। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता एंड इट्स कॉस्टली। तो जितना आप पैसा लगाओगे और जितना मुनाफा होगा तो द इन्वेस्टमेंट इज़ हाई, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है एंड योर बेनिफिट इज़ लो। जो आपका बेनिफिट है, जो मुनाफा हुआ है, ये लो हो गया। दैट्स वाई देन इंडिया इज़ रिलायंट ऑन किस पे, ग्रेड इक्विपमेंट्स और इम्पोर्ट्स। तो इम्पोर्ट्स लो ग्रेड इक्विपमेंट्स, तो लो ग्रेड जो छोटे छोटे क्वालिटी के हैं, पुअर क्वालिटी के हैं, सस्ते हैं, चीप हैं, ठीक है, ये सब। और उस पर और इम्पोर्ट्स पे बाहर से मंगाना पड़ता है। इंडिजिनस नहीं है, इंडिजिनस इक्विपमेंट पे नहीं है, इंडिजिनस इक्विपमेंट। फॉर दैट वी हैव टू बिकम आत्मनिर्भर भारत। तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। ये थोड़ा सा इसका विड्थ ज़्यादा हो गया, 6 कर लेते हैं, ठीक है। आइए, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। चैलेंजेस क्या हैं देख लीजिए। ये कि जो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स जो है, जो भी ज़मीन जो लोग होल्ड करते हैं, दे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, ठीक। 85% ऑफ द एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड लेस दैन 2 हेक्टेयर्स। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन कैसा हुआ। ये आदमी था, इसके पास 100 करोड़ था, 100 बीघा था, मान लो 100 बीघे ज़मीन थी। बीघा कहा जाता है ज़मीन, बीघा, ठीक है। अब ये आया, बच्चों में बढ़ गई ज़मीन, 4 बच्चे थे, 25 बीघा इनके पास आया, 25 इनके पास आया, 25 इनके पास आया, 25 इनके पास, फिर जनरेशन आगे गई, इनका भी बढ़ गया मान लो, ठीक। तो जो देखिए नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस होते गए, ये रिड्यूस होता गया। अब इनका 2 बार में तो 12 मान लो, 12.5, 12.5। तो देखो लैंड होल्डिंग जो है ये टूटती गई, इसका फ्रेगमेंटेशन होता गया। यहाँ तो क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। जैसे जैसे जनरेशन है, फिर बेच बाज भी देते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग ये बहुत ज़्यादा अपने यहाँ, ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। दूसरा, या 85% जो एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है, लिखा है कि लेस दैन दे होल्ड लेस दैन 2 हेक्टेयर्स, 2 हेक्टेयर से भी कम है। प्रैक्टिस ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड लो अवेयरनेस। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, आइए देखा जाए। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोड्यूस गोज एंड फीड सपोर्ट द हाउस होल्ड। तो वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है जिसमें ज़्यादातर जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो हुआ है, ये सारा फीड और सपोर्ट द हाउस होल्ड, कोई भी फार्मर के हाउस होल्ड को सपोर्ट करने के लिए होता है। इसको आप ट्रेड नहीं कर पाते। एंड दे यूज़ द पिरामिडिव टेक्निक,
प्रिमिटिव और मेथड यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है, प्रिमिटिव मेथड, ठीक है, तो आउटपुट भी लेस होता है, आउटपुट लेस। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन लैक ऑफ एक्सेस टू, देखिए डाइवर्स सॉइल कंडीशन क्रॉपिंग पैटर्न, तो हर कंट्री में क्रॉपिंग पैटर्न अलग है, सॉइल कंडीशन कहीं अच्छी है कहीं ख़राब है, ठीक है, तो द सॉइल कंडीशन वेरीज, सॉइल कंडीशन क्या होती है, सॉइल कंडीशन वेरीज, ठीक है, सॉइल कंडीशन वेरी करती है विथ चेंज इज जोग्राफिकल पोजीशन, तो अलग अलग जोग्राफी के साथ कहीं लाल मिट्टी है कहीं नहीं है, लाल मिट्टी किसी और चीज़ के लिए सूटेबल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल किसी और चीज़ के लिए सूटेबल है, तो ये वाली सारी चीज़ें आ गई। देन लैक्स ऑफ एक्सेस टू पावर एंड चीप, भाई आपको ट्यूबवेल चलाना है, ट्यूबवेल चलाना है तो उसके लिए भी पावर चाहिए, ठीक, पावर तो देना पड़ेगा ट्यूबवेल चलाने के लिए, तो चीप एनर्जी सोर्स चाहिए, चीप एनर्जी सोर्स। आपको ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हो, तेल डालोगे, डीजल डालोगे आप ट्रैक्टर में, ठीक, या फार्म मशीनरी यूज़ कर रहे हो, कोई फार्म मशीनरी यूज़ कर रहे हो, कोई भी फार्म मशीनरी यूज़ कर रहे हो आप, फार्म मशीनरी, अब फार्म मशीनरी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी दोगे आप, मे बी इट विल रन विद डीजल, पेट्रोल, या यू विल हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी से इसको रन करोगे, तो आपको एनर्जी चाहिए कि नहीं, तो चीप एनर्जी तो नहीं है। फिर ट्यूबवेल, यू विल हैव टू रन ट्यूबवेल्स, ठीक है, तो सतत प्रोग्राम आया था, अरे सॉरी एक प्रोग्राम आया था इसमें जिसमें कि खेतों में क्या हुआ था, ये खेत है, खेत में यहाँ पे क्यारी पे लगाने को कहा गया था कि आप लगा लीजिए क्या, ये सोलर पैनल लग गए, देखिए सोलर पैनल, ये सोलर पैनल, एंड इट वाज अ गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, तो खेतों में सोलर पैनल, जिससे एनर्जी होगी तो ट्यूबवेल भी चल जाएगा, इनका सारा काम वाम भी हो जाएगा, ठीक है। ये वेट अ मिनट, एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, एग्रीकल्चरल फील्ड में, अरे आपको इमेज दिखाते हैं, कहीं इमेज आ जाएगी, देखिए सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं खेत वेत में, पर यहाँ धूप नहीं पड़ रही है, ज़्यादातर बाउंड्रीज़ पे मेड़ में जो होती है, खेत की जो मेड़ है, ठीक है, इसमें लगा लें तो ज़्यादा सही रहेगा, तो बहुत जो है ये मुफीद हो जाता है, इससे एनर्जी बच जाती है। और ये किस स्कीम के अंतर्गत था ये मैं आपको दिखाता हूँ, पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो ये पीएम कुसुम योजना थे, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, और देन थोड़ा इसको रब कर दूं मैं, देखिए आपको लैक ऑफ एक्सेस टू पावर या चीप इंजन एनर्जी तो नहीं मिल पाई आपको यहाँ पे, ठीक है, और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फार्म इक्विपमेंट लेना टेडियस और कम्बरसम है, थोड़ा टफ टास्क है, क्या है, टफ है, क्योंकि ज़्यादातर ये सब जो इक्विपमेंट होते हैं कॉस्टली होते हैं, अफोर्डेबिलिटी लेस होती है, तो ये सारी चीज़ें, अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अवेलेबिलिटी भी है कि ये फार्म इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं फार्म इक्विपमेंट्स की। अनअफोर्डेबल, देखिए अनअफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की बात की, रिलेक्टेंस ऑफ बैंक टू लेंड टू फार्मर्स, ठीक है, बैंक की भी रिलेक्टेंस है कि फार्मर्स को दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोन वेवर में चला जाएगा, माफ़ करना पड़ेगा, किसान दे नहीं पाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, महंगी हैं ये सब इक्विपमेंट्स। देन ऐसा कुछ किया जाए तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं और गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, आगे हम देखेंगे, जैसे वन ऑफ द स्कीम इज़ कस्टम हायरिंग सेंटर, वी विल सी इट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेडियस एंड कम्बरसम, अनअफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, देन वी हैव इनएडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस सेंटर फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस, अब सर्विस सेंटर भी अच्छे नहीं है कि सब जो इनका मेंटेनेंस हो सके, क्वालिटी और इनएडिक्वेट क्वांटिटी, यही इक्विपमेंट्स के लिए, तो प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए एक सर्विस सेंटर नहीं है, गाड़ी आप जा करके अच्छे सर्विस सेंटर्स हैं गाड़ियों के, बट फार्म इक्विपमेंट्स के सर्विस सेंटर भी नहीं है, ठीक है। मिसमैच बिटवीन इंडियन फार्मर्स एंड व्हाट फार्म मशीनरी सेक्टर इज़, अब मिसमैच कैसे हो गया, ये मशीनरी सेक्टर है, ठीक है, ये फार्मर्स है, अब मान लो यहाँ फार्मर्स, यहाँ इसका कॉस्ट हाई है, हाई कॉस्ट हो गया किसका, मशीनरी, फार्मर डिमांड लेस, फार्मर कम डिमांड कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि कॉस्ट हाई है, तो ये लोग बनाएंगे भी कम, फिर लेसर प्रोडक्शन, लेसर इंपोर्ट, या लेसर इनका मशीनरी
सेक्टर का लेसर प्रोडक्शन, ठीक। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को शुरू में सब्सिडी बूस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट शुड बूस्ट इट्स, थोड़ा सा बूस्ट, इनिशियल बूस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, या सब्सिडी दे दो, ठीक है, सब्सिडी के फॉर्म में या कुछ भी, ठीक है। तो इनिशियल बूस्ट तो देना ही पड़ेगा। क्यों, वाई? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे डिमांड क्रिएट होने लगी, इफ़ दिस हियर डिमांड इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ इनिशियल कॉस्ट इज लेसर या बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा एंड इट विल इंक्रीज, देन कई प्लेयर्स आएंगे, मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्वमेंट, क्या होगा फिर? मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? कंपटीशन इंड्यूस होगा और फार्म मशीनरी की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। जब मल्टीपल प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फार्म मशीनरी प्राइस विल डिक्रीज, ठीक है, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी प्राइस। और क्या होगा? इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोशन मिलेगा, आप प्रमोट करना पड़ेगा, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए मिसमैच हो गया यहाँ पे। अगला वाला देखा जाए क्या है, देन वी हैव मिसमैच तो हो गया। अब देखिए कि स्कीम आई थी अंडर SM, देखिए अब यहाँ पे लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कम है। तो भाई आप क्या करो, जो एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं, मान लो एग्रीकल्चरल कॉलेज है या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें क्या किया जाए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हो, किसमें? फार्म मशीनरी में, ठीक है, फार्म मशीनरी में रिसर्च और डेवलपमेंट क्या बनाने के लिए? मोर एफिशिएंट, ऐसी फार्म मशीनरी बनाए विच इज़ मोर एफिशिएंट, यूजेज लेस एनर्जी और इसका आउटपुट ज़्यादा हो और चीप बनाए, थोड़ा सा चीप, लो कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर कॉलेज है इनको, ठीक है, ये क्या करा जाए? ये गवर्नमेंट को पुश करना पड़ेगा एंड दे विद दिस ऑल हैव टू डू इन एसोसिएशन विद इंडस्ट्रीज़। एक एसोसिएशन बनाया जाए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हों, ठीक, ये इंडस्ट्रीज़ आएँ और पार्टिसिपेट करें, ठीक है, इनको भी कॉलेज में जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, इनको भी एक मोटिवेशन दें, दे विल हैव टू गिव, इनको ट्रेनिंग दिया जाए, फिर इनसे साथ कोलैबोरेशन हो, तो इन सब का कोलैबोरेशन, दिस नीड्स अ कोलैबोरेशन। अगर आप कोलैबोरेशन दिखाना पड़ेगा तो नीड्स कोलैबोरेशन, एक कोलैबोरेशन चाहिए, कोलैब, या इंडस्ट्रीज़ हैं एंड ऑल दैट, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड दिस इज़ द गवर्नमेंट, यू नीड द कोलैबोरेशन फॉर दैट। देखिए बैटरी कम हो गई, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की बात किया जाए, लेट्स सी द गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। थोड़ा सा 10 सेकेंड का वो दीजिए, चार्जिंग नहीं है। तो ये सब मिशन, अब देखिए गवर्नमेंट के क्या इंटरवेंशंस है, आइए देखा जाए गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं। कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स देखा जाए यहाँ पे। सो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, SMAM, मेजर ऑब्जेक्टिव अंडर इट इंक्लूड क्या है? कस्टम हायरिंग सेंटर होगा, हाईटेक हब होगा, हाई वैल्यू मशीन्स होंगी, ठीक, और इंश्योरिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस। आइए सब देखा जाए। देखिए SMAM स्कीम है, यही जो स्कीम हम देख रहे हैं वाली, ये कैसी स्कीम है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है और फार्मर्स को बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ लाइन लिखी हुई है कि बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज़ किसको? फार्मर्स को, रेंजिंग फ्रॉम 50 to 80% ऑफ फॉर बाइंग एग्रीकल्चरल मशीनरी। तो एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए सर्विस क्या नाम है? सब्सिडी दी जाएगी। प्लस कस्टम हायरिंग सेंटर इज देयर एंड हाई टेक हब्स। क्या हैं ये? लेट मी शो यू। कस्टम हायरिंग सेंटर क्या, देखिए custom hiring centers are basically a unit comprising set of farm machinery, implements or equipments meant for custom hiring के लिए स्पेशली रेंट पे हो या यू कैन बाई इट फ्रॉम हियर। तो कस्टम हायरिंग बाय फार्मर्स, तो फार्मर्स इसको उधार पे ले लेंगे, रेंट पे ले लेंगे या खरीद भी सकते हैं। तो कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया जाए, बेसिकली अ यूनिट जिसमें फार्म मशीनरीज होगी खूब ढेर सारी, और इस पर गवर्नमेंट यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर में सब्सिडी भी दे देगी फार्मर्स को। क्या दे देगी? सब्सिडी। तो ये दे विल गेट इट एट लेसर प्राइस। तो लेसर प्राइस पे फार्म मशीनरी अवेलेबल हो जाएगा। क्या है? फार्म मशीनरी। तो ये लेसर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। किराए पे मिल गया भाई, कम प्राइस पे मिल गया सरकार, तो इनकी क्या है? आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा इनका।
और खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फार्म मैकेनाइजेशन को इसमें बढ़ावा मिलेगा। किसानों को कम कीमत पर मशीनें, लेसर प्राइस पे मशीनें मिल जाएगी, सेम बात है। तो इसमें छोटे किसानों को अधिक आधुनिक कृषि तंत्र किराए पर मुहैया कराने के साथ नई मशीनें सस्ते दाम में बेची जाएंगी। तो जो न्यू मशीन है उनको लेसर प्राइस होगा और रेंट पे भी ये सब अवेलेबल होंगे, ये सारी चीज़ें। देखिए यूपी का आया था कि 9 ब्लॉक में खुले 10 कस्टम हायरिंग सेंटर, तो 14 चंदौली में ये ऐसा यूपी में हुआ था। ठीक है, ये यूपी की न्यूज़ थी। तो ये कस्टम हायरिंग सेंटर, तो सस्ते दाम में मशीनरी मिल जाएगी, इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इनसे इसका आउटपुट बढ़ेगा एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो कस्टम हायरिंग सेंटर हो गया, हाई टेप हो गया, हाई वैल्यू मशीन्स के लिए। इंश्योरिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब परफॉर्मेंस भी देखना कि भाई कैसा है मशीन परफॉर्म कर रही है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि कौन सी मशीन सही है। अवेयरनेस लोगों में हो कि भाई यूज़ करो, कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में लोगों को पता चले, लोग एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक, अब अगला गवर्नमेंट इंटेंसिव है EWR टू फैसिलिटेट फाइनेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स। अब वेयर हाउस क्या है भाई? ये है वेयर हाउस, बड़ा सा वेयर हाउस बना दिया गया, कई गेट्स लग गए। ये है वेयर हाउस। फार्मर आता है अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेकर के और यहाँ पर पे आके के जमा कर देता है, स्टोर कर देता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट देती है गवर्नमेंट क्या देगी यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट। इसी को कहा जाता है वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, वेयर हाउस रिसिप्ट, बट ये इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों? पहले इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती थी, तो मैंने इट वाज, अब इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो उससे क्या हुआ? तो एक सिस्टम पे आ गई। ठीक, डाटा स्टोर हो सकता है नेट पे, डाटा स्टोर होने लगा है। फॉर्जरी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, पहले पेपर फॉर्म में था तो उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता था, पेपर फॉर्म वाला जो था उसमें मोर फॉर्जरी होती थी, धोखाधड़ी ये सब है, फाड़ वाड़ दिया, टैंपरिंग हो जाती थी, टैंपरिंग तोड़ ताड़ फाड़ फोड़ दिया तो टैंपरिंग हो जाती थी, इसका अब यहाँ पे सिस्टम में आ गया, डाटा स्टोर हो गया, तो किसानों के साथ फ्रॉड कम होगा, लेसर फ्रॉड विद फार्मर्स एंड इट विल इंक्रीज द सर्विलांस ऑल्सो। तो ट्रांसपेरेंसी विल इंक्रीज इन द स्टोरेज ऑफ ग्रेन, तो ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है, इंक्रीजेज। और इजी मॉनिटरिंग क्या? इजी मॉनिटरिंग हो जाती है। ठीक है, जो भी स्टोर्स हैं कि किसका सामान रखा क्या है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट से। जैसे अब देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NWR क्या है? फार्मर को स्टोर दिया प्रोड्यूस टू फॉर सेफ एंड साइंटिफिक स्टोरेज, तो सेफ जगह पर रख दिया जाता है। एंड प्रिजर्वेशन इन वेयर हाउस नियर द फार्म, तो फार्म के आसपास कहीं बनाया जाएगा। अब ये जो स्टोर करेंगे तो बैंक जो है इस स्टोर पे लोन भी दे सकता है अगेंस्ट द NWR रिसिप्ट। तो जो भी रिसिप्ट मिली है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट मिली है, जो भी रिसिप्ट मिली है, तो बैंक कैन गिव लोन्स टू दीज फार्मर्स। बैंक कैन गिव लोन, बैंक जो है इस लोन टू फार्मर, ये फार्मर को बैंक जो है ये लोन तक दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसिप्ट, इस रिसीट के बेसिस पे। तो फार्मर्स को क्या होगा? लोन दे दिया जाएगा, बिकॉज दिस विल बी यूज एज अ कोलैटरल। ठीक है, ये जो अनाज आपने स्टोर किया हुआ है, ये समझिए एक तरह का कोलैटरल ही है, इसी की गारंटी पे, इसी अनाज की गारंटी पे, ठीक है, इनको बैंक जो है लोन दे देगा फार्मर को। ठीक है, इसी अनाज की गारंटी पे। अब क्या होगा, जिससे फार्मर्स को लोन मिल गया, फार्मर को क्या मिला? फार्मर को क्या मिल गया? मिल गया लोन इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिप्ट के बेसिस पे। इससे क्या हुई? लिक्विडिटी हुई विलेज में क्या हुई? लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, मनी सप्लाई विलेज में बढ़ गई, मनी सप्लाई इन विलेज इंक्रीज। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लिया जाए एक बार और। अब क्या है कि लोन भी मिल जाएगा बैंक से। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रॉनिकली निगोशिएबल है, मतलब निगोशिएट कर सकता है किसान, इसको बेच भी सकता है। मतलब कि किसान क्या करेगा, या तो इसका ट्रेड कर लेगा, ठीक है, इसको
स्टोर कर, या तो स्टोर ही किया रहेगा या इस पे लोन ले लेगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वेयर हाउस इज विच हैज़ नेगोशिएबिलिटी एंड कैन बी यूज एज डिपॉजिट, तो या विड्रॉल ऑफ कमोडिटीज़ एज वेल एज ट्रेड ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांसफर प्लेज एंड ऑल दैट, तो कई चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है। अब WDRA क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वेयर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत बनी हुई है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2007 के तहत बनी हुई है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन है WDRA 2007 में। इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो एक्ट बना है 2007 को, इसको इम्प्लीमेंट करना इसी बॉडी की वो है, एक्ट बना हुआ था। इसमें चेयरमैन है, फुल टाइम मेंबर्स हैं। इसका क्या है, फार्मर्स के टू इंश्योर दैट इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स प्रोटेक्टेड, तो फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। कैसे होगा, वेयर हाउस सेक्टर को डेवलप कर लो ताकि आराम से स्टोर कर लें, ठीक है। इंप्रूव फिड्यूशरी ट्रस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एंड बैंक भी इनको आसानी से लोन दे सके, क्योंकि पता है भाई पैसा कहाँ जाएगा, अनाज तो जमा ही है। लिक्विडिटी आ जाएगी रूरल एरियाज़ में। साइंटिफिक वेयर हाउस स्टोरिंग हो जाएगा, लो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, ठीक है। एफिशिएंट सप्लाई चेन हो जाएगी, प्रमोट शॉर्टर एफिशिएंट, तो गांव के आसपास, खेत के आसपास एक बना हुआ है, ये सप्लाई चेन एफिशिएंट है, ठीक है। ग्रेडिंग और क्वालिटी के लिए रिवॉर्ड भी दे दिया जाएगा। बेटर प्राइस प्रॉपर प्राइस मिल जाएगा, तो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है। तो अफोर्डेबल एक रिक्वायर्ड प्राइस मिल जाएगी फार्मर को, इसको फार्मर को एक रिक्वायर्ड प्राइस मिल जाएगी जिसको चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और वेयर हाउस ही जो है रजिस्टर्ड विद डब्ल्यू कैन इशू नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ये यही देगा, ठीक। और BS और FCI स्टैंडर्ड के हिसाब से वेयर हाउस बनाए जाएंगे, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट। फिर इसमें सेफ्टी होगा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट होंगे इसमें, सारी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फायर वेयर से देखो इंश्योरेंस भी दिया जाएगा इसमें, ताकि फायर थफ्ट या बर्गलरी हुई, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, झगड़ा हुआ, चोरी वो सब हो गई, टेररिज्म, तो इस पर भी एक इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। किसको, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, देखिए ये सारी चीज़ें आपको सरकार प्रोवाइड कर रही है। फाइनेंशियल नेटवर्क और सिक्योरिटी नेटवर्क जो है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इशूड, तो एक फाइनेंशियल नेटवर्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट इशू किया जाएगा फॉर सिक्योरिंग नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इशूड, तो ये सारी चीज़ें हैं सरकार की हुई हैं। फिर NRW जो नेशनल वेयर हाउस रिसिप्ट हैं, ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, और क्या है, और इनका काम ये है कि हेल्प फार्मर्स टू सीक लोन्स फ्रॉम बैंक अगेंस्ट NWR एंड डिस्ट्रेस सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग पीक मार्केटिंग सीजन है, तो उसमें डिस्ट्रेस ना हो सेल में, ठीक है। अवॉइड डिस्ट्रेस सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीक मार्केटिंग सीजन, तो भाई दाम वाम कम मिलने लगता है, फिर इनको बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई तो दाम कम हो जाता है, तो उससे भी बचाएगा ये। और हेल्प करेगा फार्मर को लोन ले सकें। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो भैया आप जमा कर लोगे तो पोस्ट हार्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचेगा आदमी। देन इट विल अलाउ NWR इन राइटिंग फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी एंड ऑल दैट, साइंटिफिक स्टोरेज, शॉर्टर मोर एफिशिएंट सप्लाई, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन की हुई हैं। ये NWR का फॉर्मूला, ये जो है काम है। चलिए थोड़ा मैं डिटेलिंग कर रही हूँ पर आपके लिए अच्छा ही आगे समझ में आएगा। देन फार्म मशीन मैकेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव जो है स्कीम में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, NFS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रूरल हॉर्टिकल्चर। तो फार्म मैकेनाइजेशन के जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं स्कीम्स में, ये सारी 3 तरह की दिया हुआ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और टू फैसिलिटेट, देखिए ई रिसिप्ट, फाइनेंस अगेंस्ट ई रिसिप्ट, ठीक। तो ये सारी चीज़ों से जब गवर्नमेंट इंटरवेंशंस किया था फार्म सेक्टर में, ठीक। फिर लैंड, देखिए हम फार्म मैकेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस ये सारे थे, उससे कहीं ना कहीं जो है लोन मिल जाएगा। तो अगर अनाज रखा उस पर लोन मिल गया तो उस पर भी आप फार्म में मशीनरी ले सकते हो, ठीक है, सब्सिडी रेट पे। लैंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट जो है 90% सब्सिडी देगा वुमेन एस्टैब्लिशमेंट्स को फॉर परचेजिंग द मशीन परचेज करने के लिए। लैंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट 90% वुमेन को दे रहा है, क्या नाम है, लोन ना, सब्सिडी नॉट अ लोन तो वापस करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग फार्म मशीनरी एक कंसेशनल रेट्स, तो जैसे एक स्कीम आई है यंत्र दूत स्कीम, देखिए बहुत अच्छी स्कीम है, मध्य प्रदेश की यंत्र दूत स्कीम, ये यंत्र प्रोवाइड करेगा कंसेशनल रेट पे, किसको, फार्म मशीनरी। देन ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है कि सब्सिडाइज करते रहिए, किसानों को आप सब्सिडी देते रहिए, ठीक है, ऑन फार्म मैकेनाइजेशन, ताकि ये ग्रो कर सकें, इनका आउटपुट ज़्यादा होगा तभी कंट्री फ्लरिश करेगा, ठीक है। ये तो बेस है पूरा, अगर किसी का पेट ही नहीं भरेगा, ठीक है, अनाज ही नहीं पैदा होंगे तो भूखमरी से लोग मर जाएंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कितनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप। फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस और गेटिंग लोन एंड इंक्रीज फाइनेंसिंग ऑप्शन, तो सिंप्लीफिकेशन हो प्रोसेस का, लोन पाने का, इतना टफ हो जाता है लोन नहीं ले पाते हैं, तो फाइनेंशिंग ऑप्शंस बढ़ा दिया जाए किसानों को। देन जो भी प्रोसेस सब्सिडी लेने के लिए हो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो ये आसान हो, तो प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सब्सिडी शुड बी स्ट्रीमलाइंड, एक
एक उसमें ऊपर नीचे नहीं, कुछ स्ट्रीमलाइंड हो, फ्लो बना हुआ हो उसमें, ठीक है, आसानी से सारा एक से एक के बाद काम होता जाए, सिंपल हो, ठीक है, और डिजिटाइज कर दिया जाए, तो डिजिटली भी अवेलेबल हो सके ये। जैसे कि उड़ीसा में ये चीज़ किया गया, आप अपना आंसर में कोट कर सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा में किया गया। इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क कैसा होगा भाई? इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क हो, हाईली ऑर्गेनाइज CSCs, तो CSCs को ऑर्गेनाइज कर दो। प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट CSCs में हो सकता है, ठीक है, तो CSC में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ला दो भाई साहब, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो CSC में, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क हो, ठीक है, अनऑर्गेनाइज CSC का, ठीक, और इन पे सर्विलांस भी हो, इनका ऑडिटिंग मॉनिटरिंग भी हो, सब ऑल दैट। एक्सटेंशन प्रोग्राम्स दिया जाए फार्मर को टू बी स्ट्रेंथेंड। फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी R&D का हमने देखा था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। लॉजिस्टिक नीड टू बी इम्प्रूव्ड, स्पेशली ट्रांसपोर्ट, तो जहाँ स्टोरेज होता है, फिर यहाँ से सप्लाई होती है, फिर लिंक किया जाता है, रोड है, ये रोड से भेजा गया, फिर दूसरी जगह पे यहाँ भेजा गया, डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक। तो ये पूरा लॉजिस्टिक्स जो है, यहाँ से स्टोरेज से लेकर के ट्रांसपोर्ट, अब फिर यहाँ पहुँचाना, तो फिर पूरा जो इसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं, लॉजिस्टिक्स, तो इसको क्या किया जाए? इम्प्रूव किया जाए। लॉजिस्टिक्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, भेदभाव ना हो, इंडियन मैन्युफैक्चर जितने हैं तो सबके साथ एक कॉमन आई से देखा जाए, कॉमन आई, भेदभाव ना हो, बायसनेस ना हो कि भाई एक को आप सपोर्ट कर रहे हो, एक इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो, इंडस्ट्री 1, और इंडस्ट्री 2 को डिमोटिवेट कर रहे हो, ठीक, किसी वजह से, तो ये ना हो, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो मैन्युफैक्चरर्स के लिए। देन टेस्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस, तो टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेशन शुड बी डेवलप्ड। तो ग्लोबल गो भी बेंचमार्क है, जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है जो फिक्स किया जाता है, जिसके हिसाब से मशीन बनती है या जो प्रोसेस यूज़ होता है, तो ग्लोबल एक स्टैंडर्ड होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया गया ताकि धोखाधड़ी ना हो, या कोई जो भी इक्विपमेंट्स बन रहे हैं मजबूत हों, ड्यूरेबल हों, ठीक है, और उसमें एफिशिएंसी आए एंड ऑल दैट। तो एक टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, तो रेगुलेशन शुड बी डेवलप्ड इन ग्लोबल बेंचमार्क, तो ग्लोबल बेंचमार्क का यूज़ किया जाए ताकि थोड़ा हमें परफेक्शन आ सके उस फील्ड में, फार्म मशीनरी प्रोडक्शन में, ठीक है। ये सारा चीज़ें हमने फार्म मैकेनाइजेशन से डील किया है। अगला हम करेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक।